Now, in the last class, we have already discussed about the infectious agent, those who are responsible for infection of a disease. Now, the next concept or next topic to be understood is, if we are well aware with how which are the infectious agents and from whom the disease can be caused, the second criteria to irradiate these diseases are to know about the means of spread. The question is means of spread. How these diseases are spread out. So आप ये समझ जाइए कि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी बीमारी किस किस एजेंट के थ्रू आ रही है, और अब आपको यदि ये पता चल जाए कि उसका स्प्रेड होने का तरीका क्या है, तो शायद आप उसे जो है क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे. एक आपको एजेंट के बारे में पता है, वो आ कैसे रहा है आपके बॉडी में, यदि आपको ये पता चल जाए तो उसे रोकना और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. अब आप ये समझ जाइए कि मीन्स ऑफ स्प्रेड में एक बात ये कॉन्सेप्ट में बताइए, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अब इन्फेक्टेड पर्सन से जो डिजीज है वो कहां तक पहुंच गई, एक नॉर्मल पर्सन तक पहुंच. अब मैं यदि कहूं कि ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक तो कैसे पहुंची, तो किसी न किसी ने इसको क्या किया होगा, कम्युनिकेट किया होगा. आपको पता है कोई चीज मान लीजिए दिल्ली में कही गई, यहां तक पहुंच गई, या मान लीजिए कोई कोरोना ही था, वो फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट होकर आया. सो कम्युनिकेट होने का क्या तरीका था, इसी यही एक तरीके से क्या है, कम्युनिकेट ही है क्या, मीन्स ऑफ स्प्रेड. किसके थ्रू ये कम्युनिकेट हो रहा है, किसके थ्रू ये स्प्रेड आउट हो रहा है, किसके थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो बीमारी कहां तक पहुंच जा रही है, नॉर्मल पर्सन तक पहुंच जा रही है. यही हमको समझना है, क्योंकि यदि हमने ये कम्युनिकेटिंग मेथड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया, तो शायद वो डिसीज हम तक नहीं पहुंच. अब बताते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड की कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे फैल सकते. तो तरीकों में है एयर, वाटर, फूड के बाद आप मान लीजिए वेक्टर्स, देन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जेनेटिकल. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे डिसीजेस फैल सकती हैं. एयर है, वाटर है, फूड है, वेक्टर है, जेनेटिकल है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, और आखिर में आप माइक्रोब्स भी लिख सकते हैं, हालांकि वेक्टर्स में ही माइक्रोब्स आ जाएंगे. तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनसे जो कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, या यूं कहिए कि जो किसी इंफेक्टिशियस एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं. अब आप एक एक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए. एयर की यदि मैं बात करूं तो एयर कैसे फैलता है, बहुत सारी ऐसी डिसीजेज जो एयरबोर्न डिसीज. एयरबोर्न डिसीजेज में क्या होंगे, जो जब स्नीज आप करते हैं, जब खांसते हैं, जब छींकते हैं, तो जो कफ होता है या स्नीज के थ्रू जो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं और वो एयर में मिक्स होते हैं, उसी एयर को जब कोई दूसरा इनहेल कर लेता है, तो जो डिसीज होती है वो एक तरीके से कैसी डिसीज है, एयरबोर्न डिसीज है. अभी जो कोरोना चल रहा है वो भी कैसी है, एयरबोर्न डिसीज है. इसीलिए हमको क्या कहा जा रहा है, मास्क पहनने को कहा जा रहा है, 2 गज की दूरी या 6 फीट का जो है डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा जा रहा है, ताकि यदि ड्रॉपलेट किसी के निकलेंगे तो वो हमारे पास पहुंचने के पहले ही क्या हो जाए, नीचे सेटल डाउन हो जाए. या यदि हमने मास्क लगा रखा हुआ है तो वो एयरबोर्न जो वायरस है हमारी बॉडी तक ना पहुंचे. तो एयर की यदि मैं बात करूं तो जितनी भी एयरबोर्न डिसीजेज है, चाहे वो आप कॉमन कोल्ड ले लीजिए, इन्फ्लुएंजा, ये सब कैसे फैलती है, ये सब फैलती है स्नीजिंग के थ्रू, कफ के थ्रू, ये इनके थ्रू फैलती है. अब ये एयरबोर्न डिसीजेज जितनी भी होंगी वो सब ओवर क्राउडेड एरिया, जितने भी ओवर क्राउडेड एरिया है वहां पर स्प्रेड होने के चांसेस क्या होंगे, इनके ज्यादा, क्योंकि ओवर क्राउडेड होगा तो लोगों की जो डिस्टेंस होगी, जो उनका दूरी होगी वो कम हो जाएगी. तीसरा, ये सब कैसी हैं, एयरबोर्न डिसीज, क्योंकि ये कहां से फैल रही है, एयर के थ्रू स्प्रेड आउट. आ रही बात. इसी तरीके से मैं वाटर की बात करूं, टाइफाइड आपने सुना होगा नाम, ये कंटेमिनेटेड वाटर से होती है. जब भी कोई
इन्फेक्टेड पर्सन का फेशियल मटेरियल वाटर में मिक्सअप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर कंटेमिनेट हो जाता है और उसके थ्रू यदि वही कंटेमिनेटेड वाटर को सही तरीके से फिल्टर ना किया जाए, सही तरीके से प्रोसेस ना किया जाए और वही यूज कर ले कोई व्यक्ति नॉर्मल पर्सन, तो उसको टाइफाइड की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। सो आप ये समझ रहे हैं कि टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये भी आपको इसी में देखने को मिले। इज इट क्लियर? फूड भी कंटेमिनेटेड हो गए, टाइफाइड है, कोलेरा है। डिसेंट्री जिसे आप कहते हैं, एम्बियोसिस जिसे आप कहते हैं, ये सब कुल मिलाकर इन्फेक्टेड पर्सन के जो फेशियल मटेरियल है उससे कंटेमिनेट होता है वाटर, और उस कंटेमिनेटेड वाटर से कौन इन्फेक्टेड होता है? पर्सन इन्फेक्टेड होता है और एक डिसीज कॉज होती है जिसका नाम क्या है? कोलेरा। क्या है जिसका नाम? कोलेरा। इसी तरीके से यदि मैं वेक्टर बॉर्न डिसीजेस की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा डिसीज का मलेरिया, आपने डिसीज का नाम सुना होगा टाइफाइड, एक्चुअली में यहाँ टाइफाइड लिख दिया गया, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, ये सब बीमारियां हैं जो यहाँ से होती हैं। मलेरिया ही रखो, आपको ज्यादा याद रहेगा, तो मलेरिया रख लेते हैं, बैक्टीरिया वेक्टर। ये कौन सा किसके थ्रू फैलता है? ये बहुत कंफ्यूजन है, मैं फिर आज क्लियर कर रहा हूँ। मलेरिया मॉस्किटो के बाइट से नहीं फैलता, सॉरी मॉस्किटो से नहीं है, बल्कि इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। तो एक्चुअली में मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? मॉस्किटोज करते हैं। तो बहुत सारे वेक्टर हैं, चाहे आप मॉस्किटो रख लीजिए, उसमें आप हाउस फ्लाई रख लीजिए, उसमें आप एडीज मॉस्किटो रख दीजिए, क्योंकि एडीज मॉस्किटो अलग तरीके से चिकनगुनिया वगैरह ट्रांसमिट करने के लिए। जो नॉर्मल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज है वो मलेरिया डिसीज कॉज करने के लिए। तो अलग अलग तरीके की प्रजातियां आती है और अलग अलग तरीके की डिसीज कॉज करती है। ये वेक्टर का काम करते हैं, किसका काम करते हैं? वेक्टर का। इनके थ्रू कम्युनिकेट होती है, अदरवाइज मलेरिया हमारे बॉडी तक ना पहुंचे, बट इनके काटने से या इनके थ्रू वो डिसीज हमारे बॉडी तक पहुंच जाए। फिर आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की यदि मैं बात करूं तो इसमें आएगी बीमारी क्या है? एड्स, सिफिलिस, इस तरीके की बीमारियां आती है। और खासकर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की यदि मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा नाम आता है इसका एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस के थ्रू होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसके थ्रू होती है। और एड्स फैलने का एक कारण सेक्सुअल कांटेक्ट है, लेकिन केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स नहीं होता। एड्स होने के और भी 4 अलग अलग कारण हैं जिनके कारण होता है। मैं इसके बाद वाली स्लाइड में इसके बाद बताता हूं आपको। फिर जेनेटिकल है, कुछ लोगों को कुछ बीमारी जेनेटिकली हेरिडिटी के तौर पर मिलती है, यानी कि उनके मदर या फादर को थी और अब किसके पास पहुंच गई? चाइल्ड के पास पहुंच गई। अक्सर डायबिटीज इस तरीके की देखने को मिलती है कि डायबिटीज यदि माँ की किसी एक को है तो कई बार वो बच्चे में भी देखने को मिलती है। और माइक्रोब्स, आपने जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगी, सब माइक्रोब्स में आते हैं। तो यदि आपको वो पता हो कि किससे होने वाला है, वो कहाँ पर मौजूद होता है, तो भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। खैर यहाँ पर एक चीज बच गई, एक एड्स के बारे में हमको बात करना है, थोड़ा सा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में, और दूसरा थोड़ा सा बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। ये दोनों हम अभी इस स्लाइड के बाद में बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा एड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एड्स की जहां तक बात है तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड का मतलब आपने खुद एक्वायर की है, कहीं से आपको मिली नहीं है। इम्यूनो का मतलब आपका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र, डिफिशियंसी मींस इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो गई आपके शरीर में। और सिंड्रोम का मतलब होता है डिसीज नहीं बल्कि बंच ऑफ डिसीज। जब ढेर सारी बीमारियां एक साथ आपको हो जाती है तो उसे हम डिसीज ना कह के क्या कहने लगते हैं? सिंड्रोम कहने लगते हैं। तो आपका मतलब ढेर सारी बीमारियों का गुच्छा है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया? कमजोर हो गया। और ये भी आपने क्या किया है? एक्वायर किया है। मतलब
आपने ढेर सारी बीमारियों के गुच्छे को खुद एक्वायर किया है और उस एक्वायरेशन के कारण क्या हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो गया है। दरअसल ये बीमारी होती है जिस वायरस के थ्रू, उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये उसका नाम है HIV। फैलने के कहां तक है, स्प्रेडिंग के जो कारण है एड्स के, तो पहला नो डाउट मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट, पहला कारण, क्योंकि पहला कारण सेक्सुअल कांटेक्ट है। जब शुरुआती दौर में इस बीमारी को लेकर सुनकर ही हो जाता था कि हम उस पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसका मतलब है ये कैरेक्टर लेस व्यक्ति है, क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट से होता था। लेकिन उसके अलावा भी और 3 कारण हैं जिनके कारण ये फैलता है, लेकिन हम उस पर पहले ध्यान नहीं देते थे। बाद में जब हमने उस पर काम किया तो हमको पता चला इसके अलावा भी और इन 3 तरीकों से फैल सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये चीज स्प्रेड हो। वो और दूसरे 3 तरीके क्या हैं, तो वो तीसरे तरीके क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड। मान लीजिए किसी को बार बार ब्लड चढ़ता है, किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो रहा है, और यदि उसको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए, HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए, वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा इन्फेक्टेड नीडल। दरअसल ये नीडल क्या है, तो आप ये समझ जाइए कि जो आपको डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं, जो सुई होती है उसी को नीडल कहते हैं। अभी आजकल तो हो ये रहा है कि एक बार आपको इंजेक्शन लगा उसके बाद सुई को तोड़ देते हैं डॉक्टर, उसको दोबारा रीयूज नहीं करते। लेकिन जो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये बहुत सारे ड्रग लेने के लिए एक ही इंजेक्शन को बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं ड्रग्स लेने के लिए, और ऐसी कंडीशन में भी एक को HIV है तो वो जितने उस इंजेक्शन से अपने आप को ड्रग्स लेंगे वो सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हालांकि आजकल नॉर्मल बिहेवियर में आपको बता दूं कि जो ब्लड बैंक होते हैं वो बकायदा ब्लड के का जो सैंपल होता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ब्लड HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी तरीके से जिस नीडल का जहां तक कॉन्सेप्ट है, तो हर एक हॉस्पिटल में आजकल एक बार यूज करने के बाद उस सिरिंज को तोड़ दिया जाता है, उसको रीयूज नहीं किया जाता। चौथा तरीका है इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट फीमेल टू चाइल्ड, यानी जो अभी बच्चा माँ की गोद में कोख में है, अंदर है, और माँ HIV पॉजिटिव है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। अब आजकल इसके लिए भी बहुत सारी दवाइयां आने की कोशिश की जा रही है कि प्लेसेंटा से क्रॉस ना हो, बट ये 4 तरीके हैं जिनसे क्या हो सकता है, एड्स स्प्रेड हो सकता है। इनसे बचने के लिए दवाई, तो इससे बचने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं है। इसलिए बचने के लिए या इनका जो ट्रीटमेंट है वो ये है अवॉइड और बचने का यही तरीका है कि ये जो 4 तरीकों से जिनसे फैलता है उनसे आप दूर रहे तो आपको नहीं हो। फिर आपके जानने ना जाने और उनसे यदि बाई द वे किसी तरीके से आप HIV पॉजिटिव हो भी जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपकी जिंदगी खत्म हो। HIV पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि नाउ HIV वायरस इज इन योर बॉडी। अब आप HIV पॉजिटिव होते हुए भी आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। विथ सम प्रिकॉशन। आप थोड़ा योगा सोगा करते रहिए, वॉकिंग जॉगिंग करते रहिए, अपना डाइट और हेल्थ का ध्यान रखिए, तो आप HIV पॉजिटिव होते हुए अपनी जितनी नॉर्मल लाइफ है 70 साल 80 साल 100 साल आप जी सकते हैं। लेकिन यदि आप HIV पॉजिटिव से एड्स वाली स्टेज में पहुंच गए, तो आप कहेंगे आप HIV पॉजिटिव वायरस वो हमारे शरीर में पहुंच गया। देखिए HIV वायरस का आपके शरीर में पहुंच जाना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब ये अपने पीक पे पहुंच जाता है तब आप एक डिसीज का शिकार होते हैं जिसको कहते हैं क्या, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें ये HIV वायरस आपके शरीर में जितने भी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको खराब कर देता है,
और ऐसी कंडीशन में जब आप 8th स्टेज में आ जाते हैं तो बहुत थोड़े मोड़े बीमारियां, जैसे मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो गया, ये आपको सर्दी जुकाम भी जो होता है वो इन्फ्लुएंजा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपका शरीर सर्दी जुकाम के कीटाणुओं से भी आपको बचा नहीं पाता। तो ये इफेक्ट होता है किसका? एड्स का। तो ये स्टेज कहलाती है। खैर आप इतना याद रखिए कि कौन से उपचार तरीके और इनसे बचने का क्या तरीका। तो ये कंडीशन यदि आपको पता है तो आप एड्स से अपने, ये क्या है, एक तरीके का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाली बीमारी है। सिफिलिस भी है, गोनेरिया भी है और भी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसकी बात की। दूसरा मैं कह रहा था वेक्टर का, हालांकि मैंने वहां पर आपको डिस्कस कर दिया था, बता दिया था, फिर भी चूंकि मैंने वहां कहा था तो एक बार बोल देता हूँ। वेक्टर्स की यदि मैं बात करूं तो इसमें मॉस्किटोज आते हैं खासकर। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई द आंसर विल बी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अरे बस मैं भी यही सोचता था, व्हाई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, नॉट ओनली मॉस्किटो। एक्चुअली आप ये बात समझ जाइए कि आपके शरीर में जो खून शक करने का काम है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही करती है, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो नहीं करते। उसके पीछे दो कारण है। पहला, मेल के पास वो किलिंग एजेंट नहीं होता जो फीमेल के पास होता है। फीमेल के पास एक सुई की तरह एक डंक सा होता है जिसको वो चुभाकर और आपके शरीर से ब्लड सक कर सकती है। पहला कारण क्या होता है, वो मेल के पास नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, फीमेल को आखिर हमारा ब्लड क्यों चाहिए? यदि मेल बिना ब्लड के हमारे रह सकता है तो फीमेल को क्यों चाहिए? फीमेल को ब्लड इसलिए चाहिए क्योंकि फीमेल को अपने अंडों को डेवलप करना होगा, उनको ले करना होता है, और उसके लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए जो हमारे ब्लड से आसानी से उनको अवेलेबल हो जाती है। इसलिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आंसर लिखा जाता है, खासकर कब, जब आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया को फैलाने वाला कौन है। तो याद रखिए, केवल मॉस्किटो, कई बार आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यदि आप लिखते हैं तो आंसर सही होगा। होप आपको मीन्स ऑफ स्प्रेड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिसीज जो है तो स्प्रेड होती है। अब एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके शरीर में एंटर किया है, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है। एयर के थ्रू आया है, वाटर के थ्रू आया है, फूड के थ्रू आया है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू आया है, कैसे आया है? क्योंकि जिस तरीके से वो आया है उसी तरीके से हो जाएगा। वैसा तो है नहीं कि हर एक ऑर्गेनिज्म आपके पूरे बॉडी को इफेक्ट करते हो, ऐसा नहीं है। तो यदि ऐसा होता कि पूरी बॉडी को इफेक्ट करता तो फिर डॉक्टर को डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता, सिम्टम्स फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसी कंडीशन में होता यूं है एक्चुअली में कि हम पहली बात तो ये फाइंड आउट करते हैं कि हमको बीमारी आई कहाँ से, अरे बस। तो यदि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, हमने उनका क्लासिफिकेशन कर रहा है, कर चुके हैं, और फिर उसके बाद हमने जो है तो मीन्स ऑफ स्प्रेड का क्लासिफिकेशन कर लिया, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि कौन सी बीमारी हमारे बॉडी में किस मीडियम, किस माध्यम के थ्रू आई है और उस कौन सा पार्ट हमारा इफेक्टेड। अरे बात, जैसे मान लीजिए मेरे लंग्स में तकलीफ, यदि मेरे लंग्स में तकलीफ है तो स्वाभाविक है कि अब मैंने भोजन करने से तो मेरे लंग्स में इफेक्ट हुआ नहीं होगा, मेरे लंग्स में इफेक्ट हुआ होगा मेरे सांस लेने से। आ रही बात, क्योंकि एयर ही मेरे लंग्स तक पहुंचती है। अब यदि एयर मेरे लंग्स तक पहुंचती है इसका मतलब मैंने हवा जो ली है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब एयरबॉर्न कौन सी डिसीजेस हो सकती है या एयरबॉर्न कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेरे शरीर में आ सकते, तो ये एक तरीका है जो फाइंड आउट करने का है। तो आप, हमने बताया कि आपको एयर है, वाटर है, फूड है, तो देखिए आपके बॉडी में ओपनिंग है कितनी, ओपनिंग आपके बॉडी में माउथ, जैसे आप वाटर और फूड लेते हैं, फिर है आपका नोज, जैसे आप एयर लेते हैं, उसके बाद कुछ हद तक आई है जो एक तरीके से इन्फेक्ट कर सकती है हमारे बॉडी को। अदरवाइज आपका पूरा बॉडी, कान है, ये कान है लेकिन कान से कोई डिजीज जाती नहीं है क्योंकि बीच में ईयर ड्रम मौजूद होता है। तो इसके अलावा और कहीं कोई ओपनिंग नहीं है आपके बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी जो है तो एक स्किन के कवर से कवर्ड है। तो या तो ये तरीके हैं जिनके थ्रू जाएगा, या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, एक तो ये तरीका हो गया। अब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जाएगा तो स्वाभाविक है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में यदि जाएगा तो वो सीमेन के थ्रू, और यदि उसमें कहीं धोखे से ब्लड मिला तो वो उस तरीके से होगा। जितने भी वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं इन सब में जो है तो वो ब्लड के थ्रू जाता है, क्योंकि ये जितने भी वेक्टर हैं ये सब आपको बॉडी में कट करते हैं, सक करते हैं, ब्लड में मिक्स करते हैं। तो ये कुछ वो तरीके हैं जिनके थ्रू कोई भी डिसीज हमारे बॉडी में क्या कर सकती है, एंट्री ले सकती है। ये वो रास्ते हैं जिनसे जा सकते हैं। वैसे तो साफ शब्दों में कहा गया है कि
यदि आप साफ भोजन करते हैं, साफ स्वच्छ पानी पीते हैं, साफ सुथरी हवा लेते हैं, तो 99% आपको कोई बीमारी नहीं है। यदि वो आपको पुश्तौनी तौर पर आपके पेरेंट्स से आपको नहीं रिसीव हुई है तो आपको फिर कोई बीमारी नहीं है। क्यों? यही वो तरीके हैं जिनसे बीमारी आपके शरीर में पहुंचती है। अब कोई भी बीमारी, मान लीजिए एयरबोर्न डिसीज है। एयरबोर्न डिसीज क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या इफेक्ट होता है? इसमें आपका लंग्स इफेक्ट। आगे बस वाटर या फूड बोर्न डिसीजेज में क्या है? कोलेरा। क्या इफेक्टेड होगा? गट इफेक्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट है। आगे बस टाइफाइड, इसमें क्या होगा? ये भी टाइफाइड और कोलेरा, ये सब क्या है? ये आपके गट को इन्फेक्ट है। लेकिन यदि मान लीजिए बैक्टीरियल बोर्न डिसीज है, मलेरिया जैसे, ऐसा नहीं है कि हाथ में काटा तो हाथ के पास के ब्लड को भी इफेक्ट करेगा, ये पूरे बॉडी के ब्लड को। तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका मोड ऑफ इन्फेक्शन तो एक दूसरा होता है, लेकिन एक बार इंसर्ट होने के बाद बॉडी में उनका मैनिफेस्टेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट में हो जाता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एयर के थ्रू आ रहा है, नोज के थ्रू जा रहा है, तो वो केवल लंग्स तक रह के सिमट जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार ये वहां मैनिफेस्टेट करते हैं और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी पहुंच जाते हैं, ये भी देखने को हमको मिलता है। अब अलग अलग यदि पार्ट आपके बॉडी के इफेक्टेड है तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। मान लीजिए लीवर है आपका या लंग्स है आपके, लंग्स यदि अफेक्टेड है तो क्या होगा? आपको कफ आएगा, आपको ब्रेथलेसनेस होगी। लीवर में भी है तो जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हार्ट की यदि मैं बात करूं या हेड की बात करूं मैं आपके, तो यहाँ हेडेक हो सकता है आपको, वॉमिटिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग ब्रेन, हेड मतलब ब्रेन समझ, तो ब्रेन है, ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम है, इफेक्ट आ जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस तरीके की एक तरीके के सिम्टम्स, एक तरीके के नोइंग फैक्टर हमको पता चलता है कि किन के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में हमारे बॉडी के डिसीजेस हैं। इसीलिए वर्ड लिखा हुआ ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप यही बताते हैं सर पेट में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है। यदि आपके हाथ में दर्द है तो डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कल आपने क्या खाया, पूछेगा डॉक्टर यदि आपके हाथ में दर्द है कि आप किस करवट सोए थे, आपने कल कोई गेम खेला था या आपने कोई वजनी चीज उठाई थी तो मसल में स्ट्रेच आ गया और इस कारण आपको दर्द हुआ। तो जिस तरीके का आप अपने उसी तरीके से उनका मैनिफेस्टेशन करते हैं कि किस ऑर्गन या किस टिश्यू में इफेक्ट हुआ है और उस ऑर्गन और टिश्यू में इफेक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे ही आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन कॉज होगा तो तुरंत आपको पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? पता है? इन्फ्लेमेशन की। ये क्या होता है? देखिए इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि whenever any foreign particle or microorganism attack any particular part of the body, at the same time our immune system recruit some cells to fight against these foreign particles or microorganisms, और उसी को उस प्रोसेस को ये जो रिक्रूटमेंट होता है कि नई सेल बने और उसको फाइट करें, उसको डिस्ट्रॉय करें और अफेक्टेड सेल में जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है उसको किल करें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि एक्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो रिक्रूट करता है। Active immune system recruit cells to the affected tissue, to affected tissue to fight with foreign or
डिसीज कॉजिंग सेल, जो भी डिसीज कॉजिंग सेल है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कॉजिंग सेल्स या माइक्रोब्स की बात यदि मैं करूं तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी एक्टिव इम्यून सिस्टम, जो भी नई सेल्स रिक्रूट करता है, इसी प्रोसेस को प्रोसेस इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट क्या होता है, इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा? इस रिजल्ट का रिजल्ट होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह पे, पेन होगा उस जगह पे। तो ये जो स्वेलिंग है, पेन है या फीवर आ जाएगा, ये जो होना है ये आपको इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में इस जगह प्रॉब्लम है। हालांकि जब ये इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, तो हमको लगता है कि बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हकीकत में यदि ये ना हो तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे किसी पर्टिकुलर सेल में कोई डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हमको कोई कीड़ा काटता है, तुरंत वहां पर हमको खुजली होती है और हमको जाते हैं तो थोड़ा सा सूजन सा आ जाता है, लाल सा रैशेस पड़ जाते हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये एक्चुअली में हमको ये इंडिकेट करता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स ने, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे बॉडी के ऊपर अटैक किया है। और ये इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस कहीं ना कहीं अपने आप को शो करती है, स्वेलिंग के फॉर्म में, पेन के फॉर्म में या फीवर के फॉर्म में, और तब हमको पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स का हमारे बॉडी में क्या हुआ है, अटैक। अब कितने जो मैनिफेस्टेशन है या यूं कहिए कि जो डिजीज का इम्पैक्ट है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे बॉडी में अटैक किया। अगर लार्जर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है बॉडी के ऊपर, तब ऐसी कंडीशन में जो डिसीज होगी वैसी वो भी कैसी होगी, सीवियर हो। यानी कि सीवियरिटी ऑफ डिसीज या किसी भी बीमारी का ज्यादा या कम होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे बॉडी में अटैक किया। यदि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि उसका इम्पैक्ट डिसीज का ज्यादा होगा और उसके इम्पैक्ट के उसका इफेक्ट भी ज्यादा देखने को मिले। लेकिन यदि कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे बॉडी में अटैक किया है तो उसकी सिवियरिटी जो है थोड़ी सी कम होगी। हो सकता है कि उसको हमारे बॉडी के हमारा जो एंटीबॉडी सिस्टम है वो इसको डिस्ट्रॉय कर दे और हम सर्वाइव कर जाए, हमको पता भी ना चले। तो जहां तक किसी भी डिसीज की सिवियरिटी का सवाल है तो उसका या मैनिफेस्टेशन है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे बॉडी पे अटैक किया है। क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट तक तो हमारे पास एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, हमको पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है और उसके हिसाब से हम उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी भी डिसीज का मैनिफेस्टेशन, किसी भी डिसीज का स्प्रेड इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी को अटैक किया है। होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज के लिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं, छोड़ते हैं और कल बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की, कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिनसे हम ये डिसीजेस ठीक कर सकते हैं और प्रिवेंशन के कौन कौन से तरीके हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।